वेव ऑप्टिक्स में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने वेव फ्रंट्स के बारे में जाना एंड मेनली जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था दैट वाज हाइगेन्स प्रिंसिपल, ठीक है, एंड प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइगेन्स थ्योरी। हाइगेन्स के अकॉर्डिंग जो लाइट है वो वेव कैरेक्टर रखती है, लाइट के अंदर वेव कैरेक्टर है, ठीक है। और इस बात का जो सबसे पहला प्रूफ आया था जिसके बाद हाइगेन्स थ्योरी पिक्चर में आई, और वो पहला प्रूफ था इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स का, ठीक है। उसके पहले तक इंटरफेरेंस सिर्फ और सिर्फ साउंड वेव्स के लिए देखा जा चुका था। तो ये तो मालूम ही था कि साउंड इज अ वेव, लेकिन लाइट के अंदर वेव कैरेक्टर है ऐसा लाइट के इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट के बाद ही ये बात प्रूफ हुई। तो देखते हैं कि व्हाट इज इंटरफेरेंस, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग इसमें पड़ेगा सबसे पहला इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स, ठीक है। तो अब देखो इंटरफेरेंस एक ऐसा फिनोमेना है जो जनरली हमको डेली लाइफ में इनकाउंटर नहीं होता है, ठीक है। तो है क्या, अब क्योंकि वेव भी है, वेव में ऐसा तो है नहीं कुछ दिख रहा है, बहुत सारी चीजें तो दिख ही नहीं रही हैं, बस हमको कैलकुलेशन में ही चलेंगी। बट थोड़ा थोड़ा बहुत एग्जांपल बताता हूँ। जैसे अगर तुमने कभी देखा हो सोप फिल्म, सोप फिल्म हम जब भी फॉर्म करते हैं या फिर क्या कोई सोप का बबल है, तो जब वो मूव कर रहा होता है लाइट में, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो तुम्हें उसके ऊपर कलर्स नजर आते होंगे, ठीक है ना। 100% अलग अलग पोजीशन चेंज करोगे तो कलर्स भी अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। तो दैट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स, वो बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स होता है। इंटरफेरेंस का बेसिक मतलब ये है कि जैसे दो लाइट वेव्स हैं, जैसे दो पार्टिकल हैं सपोज, पहले अगर दो पार्टिकल एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है ना, m1 m2 v1 v2 वेलोसिटी से, तो हम लोग बोलते हैं कि वो दोनों कोलाइड कर जाएंगे। कोलाइड होंगे तो उस कोलिजन में हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, इलास्टिक है इन इलास्टिक है। कहने का मतलब है कोलिजन के बाद दोनों पार्टिकल्स का तुम देखो तो डायरेक्शन चेंज हो सकता है, मोमेंटम चेंज हो सकता है अलग अलग इंडिविजुअली। बट लाइट वेव में क्या होगा कि अगर दो वेव्स एक दूसरे की तरफ आ रही हो तो वेव्स में कोलिजन नहीं होगा। दो वेव्स अगर एक दूसरे की तरफ आ रही है तो हम लोग बोलते हैं कि वेव्स इंटरफेयर, वेव्स के अंदर इंटरफेरेंस होगा। मतलब अब विजुलाइज कैसे करो, ऐसे समझ करो जैसे जैसे घोस्ट है, भूत है कोई, एक रेड कलर का है एक ब्लू कलर का है, और वो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो जब वो दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर होंगे, सुपर इम्पोज कर रहे होंगे, तो तुम्हें क्या कलर कुछ और नजर आएगा। मतलब एक रेड था एक ब्लू था, लेकिन जब सुपर इम्पोज होंगे तो एक नया कलर नजर आएगा। सो इंटरफेरेंस इज दैट काइंड ऑफ, मतलब उससे रिलेट कर सकते हो जब दो वेव्स आपस में कोलाइड होंगी, या ऐसे कह लो कि दो वेव्स एक ही पॉइंट पे एक साथ पहुंचेंगी, तो जो रिजल्टेंट होगा वो डिपेंड करेगा कि दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड क्या थे, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या थी। तो उनका जो रिजल्टेंट फाइंड करने का जो पूरा एनालिसिस है उसी को हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव, ठीक है ना। लाइट वेव्स का सुपरपोजिशन बहुत सारे टाइप का हो सकता है, उसमें से एक टाइप है ये इंटरफेरेंस, ठीक है। जैसे तुमने वो पढ़ा होगा ना बीट्स फिनोमेना, तो बीट्स फिनोमेना भी एक तरह का इंटरफेरेंस ही है, ठीक है। बस उसमें क्या होता है कि उसमें हम ऐसे साउंड वेव्स को स्टडी करते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी में स्लाइटली डिफरेंस होता है, याद है थोड़ा बहुत। बीट्स फिनोमेना में हम लोग बोलते हैं कि व्हेन टू साउंड वेव्स ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन हैविंग स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज सुपरइम्पोज एट ए पॉइंट, बीट्स आर हर्ड। तो क्योंकि वो साउंड वेव है तो इट इज कॉल्ड हर्ड। ये लाइट वेव्स है तो हम लोग बोलेंगे इट इज सीन। तो इंटरफेरेंस में सबसे पहले लिख देते हैं इसमें क्या क्या कंडीशन है, तो लिखते जाना है इसमें कि व्हेन two light waves when two light waves when two light waves having same frequency and traveling in same direction superimpose at a point superimpose at a point, then ऐसे बोलना चाहिए superimpose in space
सुपर इम्पोज इन स्पेस लिख दो, सुपर इम्पोज इन स्पेस, देन resultant intensity, resultant intensity varies with respect to position, resultant intensity varies with respect to position. So this phenomena is called interference of light waves, interference of light waves. तो सबसे पहले तो ये बताओ कि इंटरफेरेंस के लिए क्या क्या कंडीशन है। तो पहली कंडीशन तो ये है कि जो दोनों वेव्स होनी चाहिए उनका फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, ठीक है। when two light waves having same frequency and traveling in same direction, superimpose in space, then resultant intensity varies with respect to position. मतलब क्या होगा कि अलग अलग पॉइंट पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी अलग अलग आएगी, ठीक है। तो इसी फिनोमेना को हम लोग बोल रहे हैं इंटरफेरेंस। अब क्या करते हैं हम दो वेव्स का, एक्चुअली इसका कैलकुलेशन भी हम कर चुके हैं, ठीक है ना, इन चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में चैप्टर के लास्ट में हम लोग जब पढ़ते हैं सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम्स, याद है। तो उसमें जो पहला केस होता है, फर्स्ट केस, इसमें हम लोग बोलते हैं कि टू एसएचएम्स, सुपर पोजिशन ऑफ टू एसएचएम्स इन सेम डायरेक्शन हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी। तो तुम्हें उसमें याद होगा कि उसमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या निकल के आती है, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, याद है ना। और फाई को वेक्टर फॉर्म वाला ना, यस, वेक्टर फॉर्म में जिसमें हम एम्पलीट्यूड्स को ऐड करते हैं। तो ऐसे समझ लो कि वो जो हम लोगों ने किया था ना एसएचएम में, वो इस इंटरफेरेंस का मैच था जो हम पहले हम लोग देख चुके हैं, ठीक है ना। अब हम उसका फिजिकल अपीयरेंस देखेंगे कि उसका एक्चुअल क्या मतलब है। तो दैट वाज ओनली मैथमेटिकल पार्ट, क्योंकि हम लोग जो वेव्स स्टडी कर रहे हैं ना, लाइट वेव्स, उनको हम सिंपल हार्मोनिक वेव ही ले रहे हैं। तो वेव्स के अंदर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो सिंपल हार्मोनिकली साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक वेव या साइनोसॉइडल वेव। तो एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम कि एक वेव का इक्वेशन वैसे ही लिख लेते हैं, a1 साइन ओमेगा टी, और y2 लिख लेते हैं a2, y2 हो जाएगा a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। मैंने दोनों वेव्स का फ्रीक्वेंसी सेम लिया हुआ है, ठीक है, और दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग ले लिया a1 a2, और फेज डिफरेंस दोनों वेव्स के बीच में फाई है, ठीक है। तो अब अगर हम इनका सुपर पोजिशन लगाएंगे तो सुपर पोजिशन का मतलब है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा y1 प्लस y2। एक्चुअली वेव्स पढ़ रहे हैं लाइट वेव्स, तो लाइट वेव्स में हमको y ना लेके इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E लेना चाहिए, मतलब E इक्वल टू E01 साइन ओमेगा टी, बट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वेरिएबल्स हैं वो। तो y रिजल्टेंट इज y1 प्लस y2। तो बताओ कि मुझे फाइनली क्या आता है इनको ऐड करने के बाद। अगर हम इनको ऐड करके लिखें a रिजल्टेंट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा, तो ये ए रिजल्टेंट क्या कहलाता है, दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, याद है ना। और ये आता है फेज एंगल, याद है ना, डेल्टा। ये काम हम लोग कर चुके हैं। और इस ए रिजल्टेंट का वैल्यू क्या आता है, ए रिजल्टेंट कितना आता है, ए रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, नोट कर लो फिर से, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। तो एक फॉर्मूला तो ये हमें यहाँ पे काम आएगा, ठीक है ना।
और tan डेल्टा लिखना हो तो tan डेल्टा भी लिख सकते हैं। tan डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी a2 sin phi अपॉन a1 प्लस a2 cos phi। इतना मैथमेटिकल पार्ट हम लोग पहले कर चुके हैं, ठीक है ना। और उसमें मैंने ये भी बताया था कि अगर हमारे पास मल्टीपल वेव्स हैं, अभी तो मैंने सिर्फ 2 ही ऐड किए हैं, बट अगर मल्टीपल वेव्स हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने के लिए, याद है? हम्म हम्म वेक्टर ऐड कर सकते हैं। यस, हम डिफरेंट वेव्स के जो एम्पलीट्यूड हैं उनको हम वेक्टोरियली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और A2 और A1 के बीच में अगर हमें एंगल की जरूरत पड़ेगी तो वो एंगल दोनों वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पे फाई लिया है। तो ये जो वेक्टर बनाया ना थर्ड वाला, ये हो जाएगा ए रिजल्टेंट और ये वाला एंगल हो जाएगा डेल्टा। मतलब कहने का है कि एम्पलीट्यूड्स को हम वेक्टोरियली ऐड कर पाएंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर ये इंटरफेरेंस का ही है। ठीक है, बताओ। 2 है तो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, अगर 2 से ज्यादा है, 3 4 5 वेव्स हैं एक साथ ऐड करनी है तो फिर हम उनको वेक्टोरियली ऐड कर पाएंगे। अब है क्या कि जैसे वेव है तो वेव में हम लोग एम्पलीट्यूड से ज्यादा वेव के इंटेंसिटी में इंटरेस्टेड होते हैं कि इस पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या है। क्योंकि किसी भी पॉइंट पे हमें जो नजर आ रहा है भाई, हम जो देख पा रहे हैं वो तो इंटेंसिटी है, एनर्जी पे डिपेंड करेगा। तो इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में रिलेशन मालूम है? इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड में इंटेंसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड स्क्वायर के। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि अगर हम I1 इंटेंसिटी लिखें तो I1 इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होगी A1 स्क्वायर के, I2 इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होगी A2 स्क्वायर के, और सिमिलरली I रिजल्टेंट प्रोपोर्शनल होगी A रिजल्टेंट स्क्वायर के। और इन सभी में जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होगा वो सेम होगा, क्योंकि हम लोग एक ही मीडियम में है ना। तो I1 इज के A1 स्क्वायर, I2 इज के A2 स्क्वायर, और I रिजल्टेंट इज K टाइम्स A रिजल्टेंट स्क्वायर। तो ये जो ऊपर A1 A2 का फॉर्मूला है, अगर हम इसको इंटेंसिटी में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या बन जाएगा? तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनेगा I रिजल्टेंट इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos phi। देखो यहां तक बताओ, कोई भी डाउट है किसी को तो, जितना मैंने लिखा है अभी। तो एम्पलीट्यूड से ज्यादा वो जो नीचे इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला लिखा है वो ज्यादा यूज होगा। कोई डाउट नहीं, नोट कर लिया है? सर के क्या है? के, अब तुम्हें फॉर्मूला याद करके बताओ मुझे इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का, वेव में पढ़ा था ना। इंटेंसिटी को हम लोग लिखते हैं हाफ रो वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, याद आया? इंटेंसिटी इन साउंड वेव पढ़ा हुआ है, यस इंटेंसिटी हाफ रो वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो जो बाकी बचा है ना कांस्टेंट के, वो डिपेंड कर रहा है मीडियम पे। मीडियम में वेव स्पीड क्या है, मीडियम में वेलोसिटी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी सेम ही है, तो इसलिए के कांस्टेंट सेम ले लिया है। ओके सर। फॉर्मूला है आई एवरेज इज इक्वल टू हाफ रो वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। हालांकि ये जो फॉर्मूला है ये है साउंड वेव के लिए, ठीक है। लाइट वेव में ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, बट ये है कि सिमिलर एक्सप्रेशन आएगा। तो बस ये याद रखो कि एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल है और बाकी सब जो है कांस्टेंट के ले लिया है। और कोई डाउट यहाँ तक बताओ?
अब देखो ये जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, क्या यही इंटेंसिटी डिसाइड करेगी ना कि हमको दिख क्या रहा है? लेट्स से ये जो प्रोसेस है पूरा का पूरा, ये थोड़ा समझना ध्यान से। दो लाइट वेव हैं, मतलब ऐसे समझ लो कि लाइट के दो सोर्स हैं और उन दोनों सोर्सेस से एक एक वेव आ रही है और वो दोनों वेव स्पेस में किसी पॉइंट पे पहुंच रही है। तो क्वेश्चन ये है कि हमें उस पॉइंट पे क्या नजर आ रहा है? हमें सोर्स 1 की लाइट नजर आ रही है या सोर्स 2 की लाइट नजर आ रही है या हमको कुछ और नजर आ रहा है? तो रिजल्ट ये है कि हमको डिफरेंट इंटेंसिटी नजर आ रही है। मतलब एक लाइट सोर्स की इंटेंसिटी अगर I1 है, एक दूसरे लाइट सोर्स की इंटेंसिटी अगर I2 है, तो हमें जो नजर आ रही है वो ये I रिजल्टेंट है। अब बात आती है कि ये जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, ये जो नजर आ रही है, ये क्या है? ये ज्यादा हो गई, कम हो गई, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है? तो इसकी वैल्यू मेनली देखो इस cos फाई पे डिपेंड करेगी, मतलब फाई की क्या वैल्यू है। क्योंकि cos फाई अगर +1 हो गया तो क्या हमको रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम दिखाई देगी, और अगर यही cos फाई -1 हो गया तो हमको ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम नजर आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो इंटरफेरेंस है वो डिपेंड कर रहा है A1 A2 के बीच के एंगल पे या दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस पे। तो फेज डिफरेंस डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी के लिए। अब डिपेंडिंग ऑन फेज डिफरेंस कितना है, ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग होगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो सारे ही पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो इंटरफेरेंस को हम लोग दो एक्सट्रीम पार्ट में बोल सकते हैं। दो एक्सट्रीम ऐसे है कि जहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम हो और जहां पे इंटेंसिटी मिनिमम हो। तो देखो जैसे नीचे हम लोग लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट में, तो पहला टाइप का इंटरफेरेंस है जिसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की क्या डेफिनेशन बोलेंगे? तो इसमें बोल सकते हैं कि व्हेन आई रिजल्टेंट इज मैक्सिमम। तो मुझे बताओगे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या आएगी? व्हाट इज द कंडीशन ऑन फेज डिफरेंस और व्हाट इज द कंडीशन ऑन cos फाई? तो cos फाई यहाँ क्या होना चाहिए? cos फाई की वैल्यू स्ट्रिक्टली +1 होनी चाहिए। तो यानी यहाँ से फाई की वैल्यू कितनी आएगी? cos फाई +1 है तो फाई की वैल्यू अगर जनरल वैल्यू लिखें तो 2n पाई आएगी। बोलो, 2n पाई का मतलब है 0 हो सकता है, ±2 पाई, ±4 पाई, ±6 पाई एंड सो ऑन। तो फेज डिफरेंस अगर 0 है दोनों वेव्स के बीच में, 2 पाई है, 4 पाई है, तो उन सभी कंडीशंस में cos फाई +1 है और रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम है। तो जरा ये बताओ कि मैक्सिमम रिजल्टेंट इंटेंसिटी है कितनी? तो cos फाई को +1 रख दो, क्या मिलेगा? I1 + I2 + 2 रूट I1 I2। और ध्यान से देखो तो क्या इसको हम I रिजल्टेंट मैक्सिमम का एक फॉर्मूला आ जाएगा, √I1 प्लस √I2 होल स्क्वायर, √I1 प्लस √I2 होल स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड टाइप का इंटरफेरेंस है। हाँ बोलो। तो ये तो हम दो रेस की बात कर रहे हैं ना, मतलब अगर दो से ज्यादा हुई तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पॉसिबल होगा लाइट रेस के केस में? दो रेस से ज्यादा होंगी तो दो डिपेंड करेगा ना, तीनों जैसे तुम बात कर रहे हो 3 वेक्टर हैं सर, अगर भाई दो Yes, वेक्टर sir. हैं, दो वेक्टर का रिजल्टेंट कब मैक्सिमम होगा? जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे। अब तुम कह रहे हो कि सर 3 वेक्टर हो, तो मैं कहूंगा 3 में मैक्सिमम तब होगा जब तीनों सेम डायरेक्शन में हो। Yes, समझ गए ना? yes. तो एम्पलीट्यूड हम लोग निकाल सकते हैं वेक्टर से। हाँ ये बात जरूर है कि ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है रिजल्टेंट इंटेंसिटी का, ये तभी एप्लीकेबल है जब दो ही वेव है। अगर 3 वेव हो गई तो क्या करेंगे? तो 3 वेव हो गई तो हमको नया फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, नहीं तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल लो कितना आएगा और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर दोगे तो इंटेंसिटी बन जाएगा। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर एम्पलीट्यूड A0 है तो ऐड होके क्या हो जाएगा? 2A0। लेकिन अगर रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी 2A0 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 4 टाइम्स हो जाएगी। क्लियर? सर तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करने से एक्चुअल इंटेंसिटी थोड़ी आएगी, क्योंकि के भी तो कुछ के का भी तो कोई रोल रहेगा। हाँ तो के पूरे प्रॉब्लम में सेम ही रहेगा ना, के चेंज कहाँ हो रहा है? मीडियम सेम है।
बोलो। यस सर। के चेंज नहीं हो रहा ना एक्चुअली, इस वजह से ऐसा हो जा रहा है। हम दो अलग अलग मीडियम में बात ही नहीं कर रहे हैं, यस सर। हम बात कर रहे हैं इंटरफेरेंस की। इंटरफेरेंस पॉसिबल तभी होगा जब एक ही जगह दोनों वेव आएंगी, और अगर दोनों वेव एक ही जगह आएंगी तो 100% वो के तो सेम ही रहेगा। अंडरस्टूड? यस सर। सेकंड लिखो इसी तरह से, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डिस्ट्रक्टिव में इसी तरह से लिख सकते हैं कि व्हेन I resultant is मिनिमम। कब मिनिमम बनेगी? तो उसके लिए बोल सकते हैं cos फाई की वैल्यू -1 होनी चाहिए। cos फाई -1 मतलब फाई कितना? 2n plus 1 by 2n+1 लिख दो या -1 लिख दो, एक ही बात है। ऑड नंबर, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई मतलब कहने का ये। तो फाई की वैल्यूज हो जाएंगी प्लस माइनस पाई, प्लस माइनस 3 पाई, प्लस माइनस 5 पाई एंड सो ऑन। ठीक है। एंड मिनिमम इंटेंसिटी क्या बनेगी? आई रिजल्टेंट मिनिमम देखो फॉर्मूला आ जाएगा √I1 माइनस √I2 होल स्क्वायर। √I1 माइनस √I2 होल स्क्वायर। देखो यहां तक बताओ। ठीक है। अब जैसे सपोज कोई पूछेगा कि दो वेव्स कितने तरह से इंटरफेयर कर सकती हैं, तो क्या आंसर दोगे? टू वेव्स कैन इंटरफेयर इन हाउ मेनी वेज? इनफिनिट तरीके से। इनफाइनाइट तरीके से कर सकते हैं। ये मत बोलना कि इंटरफेरेंस दो टाइप का है। ये जो लिखा हुआ है ये ऐसे समझ लो कि दो एक्सट्रीम केस हैं, एक बार जब मैक्सिमम इंटेंसिटी है और एक बार जब मिनिमम इंटेंसिटी है। बट इसके अलावा भी बहुत सारे इंटरफेरेंस होंगे ना, जब फाई की वैल्यू जो है वो पाई और 2 पाई के अलावा कुछ और वैल्यू बनेगी। तो क्लियर है इतनी बात? कोई डाउट यहां तक बताओ? ठीक है। नीचे फिर नोट करके लिखते हैं कुछ और पॉइंट्स। तो नोट करके पॉइंट नंबर ए में पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। अच्छा, पाथ डिफरेंस सुना हुआ है? डेल्टा एक्स एंड डेल्टा फाई और सिंप्लीफाई। पाथ डिफरेंस सुना हुआ है वेव्स में, याद है? तो इसको तुम ऐसे समझो जैसे एक सोर्स है S1 और एक सोर्स है S2, और मैंने इस तरह से ये वेव ली सपोज, और एक वेव ये ली। ठीक है। तो लेट्स से दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। तो अब क्या कहते हो, कहोगे
ए और बी के फेज के बारे में। ए और बी के फेज में कुछ डिफरेंस होगा, पॉइंट ए का और पॉइंट बी का, बताओ। पॉइंट ए और पॉइंट बी के फेज में कुछ डिफरेंस होगा। तो हम लोग इसको एक्सप्लेन ऐसे करते हैं कि फेज में डिफरेंस इसलिए है क्योंकि ए और बी के पाथ में डिफरेंस है। देखो ध्यान से, ए का जो डिस्टेंस है सोर्स से कितना दिया हुआ है, एक्स ए, और बी का डिस्टेंस सोर्स से कितना है, एक्स बी। तो ये एक्स ए और एक्स बी एक तरह से हो गए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस वाइज डिफरेंस होगा उसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा एक्स, एंड डेल्टा एक्स इज पाथ डिफरेंस। देखो यहां तक। तो यहां पे अगर हम डेल्टा एक्स लिखें तो डेल्टा एक्स की वैल्यू सिंपली एक्स ए माइनस एक्स बी हो जाएगी। मतलब दोनों सोर्सेस से जो वेव्स निकली हैं उन्होंने जो डिस्टेंसेस कवर किए हैं उन डिस्टेंसेस कवर्ड में जो डिफरेंस है दैट इज पाथ डिफरेंस सिंपली। और पाथ डिफरेंस को हम लोग फेज डिफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। बताओ ये फॉर्मूला याद है, वेव्स में आया होगा। Yes, sir. मतलब जब इक्वेशन ऑफ वेव पढ़ाई गई होगी तो उसमें ये छोटा सा ही डेरिवेशन है, एक लाइन का ही। तो इस चैप्टर में मेनली करना क्या होगा, हमको सबसे पहले तो पता करना होगा पाथ डिफरेंस। हर क्वेश्चन में समझ लो एक तरह से सबसे पहला काम हमारा ये कि व्हाट इज पाथ डिफरेंस। हाँ, पाथ डिफरेंस हम लोगों को पता चलेगा कि हाँ ये वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, दूसरे ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उसकी डिफरेंस है। और पाथ डिफरेंस को हम फिर नेक्स्ट स्टेप में कन्वर्ट करेंगे फेज डिफरेंस में। क्योंकि है क्या कि वो जो इंटेंसिटी वाला एक्सप्रेशन है उसमें ये डेल्टा फाई जाएगा और उसके बाद हम उसको रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाल पाएंगे। वो तो खैर ऊपर एक्सप्रेशन लिखा ही हुआ है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। बताओ क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। इसके बाद बी पार्ट में मैक्सिमम इंटेंसिटी हो गया, मिनिमम इंटेंसिटी हो गया, ठीक है। बी पार्ट, हाँ बोलो बोलो। फिर अगर डेल्टा एक्स में एक्स से छोटा और एक्स भी बड़ा हो तो क्या हम लोग तो एक्स बी माइनस एक्स से लिखेंगे। डिफरेंस क्यों बोलते हैं भाई, सब्ट्रैक्शन और डिफरेंस में थोड़ा सा फर्क है ना, हाँ ठीक है ना। तो हम उसको एक्स बी माइनस एक्स से लिख सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। मतलब हमारा देखो कुछ जगह होंगी जहां हमें पता होगा कि कौन बड़ा है, तो जहां तुम्हें पता है वहां बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करो। अभी कुछ ऐसी सिचुएशन है कि नहीं पता है, तो नहीं पता है तो किसी में से भी सब्ट्रैक्ट करके चलो, बाद में माइनस साइन से हमें पता चल जाएगा। ये है ओके। बी पॉइंट में। अब सपोज करो कि कोई ऐसा वेव हमने लिया है, ऐसे सोर्सेज हैं जिनके इंटेंसिटी सेम है, यानी I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I0 है। तो उस केस में आई रिजल्टेंट का एक्सप्रेशन देखना ध्यान से। आई रिजल्टेंट की वैल्यू हो जाएगी I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई। अच्छा ठीक है, कहीं कहीं 5 लिख दूंगा मैं, कहीं डेल्टा फाई, मतलब समझ लेना डिफरेंस ही है वो, ठीक है। तो आई रिजल्टेंट इक्वल टू, देखो यहाँ से अगर हम इसमें से 2I0 कॉमन लें तो क्या ये 1 प्लस कॉस फाई बनेगा, और 1 प्लस कॉस फाई को अगर हम बाई 2 में करना चाहें तो क्या ये 2 कॉस स्क्वायर 5/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी का एक एक्सप्रेशन और आएगा 4I0 कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। देखो ठीक है, ये भी वहीं से आया है, बट ये एप्लीकेबल तब होगा जब I1 और I2 इक्वल होंगे, ठीक है। और इसमें खास बात ध्यान से देख सकते हो कि मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होगी वो 4I0 होगी और मिनिमम इंटेंसिटी जो होगी वो 0 होगी। जब मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I0 होगी तो इसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जब 0 होगी तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है ना। अच्छा और एक नाम है
कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं या फिर इसको बोलते हैं हम लोग मैक्सिमा, और डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं या फिर इसको बोलते हैं मिनिमा। तो ठीक है, वो तो लॉजिकली क्लियर ही है। हाँ बोलो। सर हर एक लैम्डा पार्ट डिफरेंस के बाद जो फेज होगा वो सेम होगा हाँ पार्टिकल्स। तो सर जैसे ये हम लोगों ने अभी डायग्राम बनाया सर, ये बी वाला पीछे है, ए वाला आगे है। हाँ तो सर इसमें सर मतलब हम लोग ए की करस्पॉन्डिंग पोजीशन सर लैम्डा से कम डिस्टेंस पे करस्पॉन्डिंग पोजीशन नहीं लेंगे सर? ऐसे तो फिर लैम्डा लैम्डा पे मतलब पार्ट डिफरेंस चेंज होगा। वो लेकिन जो तुम सोच रहे हो वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। या तो तुम कैलकुलेट करो और उसमें से लैम्डा लैम्डा हटाते जाओ, फिर लैम्डा से कम वाला जो पार्ट बचे उसी में डिफरेंस निकालो, यही कहना चाह रहे हो ना? बट यस सर होगा क्या, क्योंकि कॉस का फंक्शन लिखा हुआ है, ये क्या आ रहा है, ये कॉस फंक्शन लिखा है ना। यस सर। ऐसा थोड़ा ना है कि कॉस फंक्शन एक फाई पे एक ही वैल्यू देगा, मल्टी वैल्यूड सिंगल फंक्शन है ये। मतलब फाई की बहुत सारी वैल्यूज पे ऐसा हो सकता है कि कॉस एक ही वैल्यू दे, हाँ यस सर। तो वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगी वो बात। अच्छा सर ठीक है सर। भाई cos 0 है तो भी 1 है, cos 2 पाई है तो भी 1 है, 4 पाई है तो भी 1 है। तो वो जो तुम बात बोल रहे हो वो अपने आप इस फॉर्मूले में एडजस्ट हो जाएगी। क्लियर है? यस सर यस सर। मतलब से पार्ट डिफरेंस लैम्डा से ज्यादा हो सकता है। हाँ और क्या, लॉजिकली उसका मतलब नहीं है बट मैथमेटिकली तो हो ही सकता है। ठीक है, इसके बाद इसमें पॉइंट नंबर सी में निकालते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेमिंग ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब देखना ध्यान से, इनफैक्ट बताते भी जाओ। अगर मान लो डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 है, यानी कि पाथ डिफरेंस 0 है, तो पाथ डिफरेंस 0 का मतलब फेज डिफरेंस भी 0 होगा। तो बताओगे मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा? क्यों भाई? मैक्सिमा। मैक्सिमा आएगा, ठीक है। और इस मैक्सिमा को हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, फिर और बताना, अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू लैम्डा बाई 2 है, या एक काम करते हैं पहले मैक्सिमा लिख लेते हैं सारे। डेल्टा एक्स की वैल्यू लैम्डा है, तो डेल्टा फाई निकालोगे उस फॉर्मूले से तो देखो 2 पाई आएगा, तो ये भी मैक्सिमा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट मैक्सिमा। इसी तरह डेल्टा एक्स की वैल्यू 2 लैम्डा है, डेल्टा फाई की वैल्यू 4 पाई है, तो ये आएगा सेकेंड मैक्सिमा। तो क्या है ना, ये तुमको याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहेगा कि सेवेंथ मैक्सिमा, तो तुम्हें तुरंत ध्यान आना चाहिए कि सेवेंथ मैक्सिमा के लिए डेल्टा एक्स क्या है और सेवेंथ मैक्सिमा के लिए फाई क्या है। क्योंकि ये याद होगा तो उतनी जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा, फिर केवल मैथ बचेगी। ठीक है, सिमिलरली अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू लैम्डा बाई 2 है, लैम्डा बाई 2 कहो या फिर 0.5 लैम्डा, तो डेल्टा फाई की वैल्यू पाई बनेगी। देखो बनेगी कि नहीं बनेगी? तो इस केस में तुम चेक करो तो मिनिमा आएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड फर्स्ट मिनिमा। ठीक है, फिर डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर 3 लैम्डा बाई 2 है या फिर 1.5 लैम्डा है, तो डेल्टा फाई की वैल्यू निकालोगे फॉर्मूले में रखोगे तो 3 पाई आएगी। सो दिस इज कॉल्ड सेकेंड मिनिमा। एंड डेल्टा एक्स की वैल्यू इसी तरह से बढ़ाते जाओ, अगर 5 लैम्डा बाई 2 है तो ये बनेगा 2.5 लैम्डा, तो डेल्टा फाई की वैल्यू आएगी 5 पाई, तो ये हो जाएगा थर्ड मिनिमा। ठीक है ना? हम लोगों ने ऊपर फाई के जनरल वैल्यू लिखे थे, डेल्टा एक्स के नहीं लिखे थे, तो मैक्सिमा के लिए बोल सकते हैं डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा या फिर डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2n पाई। ये दोनों ही कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन हो जाएंगी। इन दोनों का मतलब यही है, कंस्ट्रक्टिव
इंटरफेरेंस x, पाई का तो फॉर्मूला लिखा था, x का नहीं लिखा था। और इसी तरह से अगर डेल्टा x की वैल्यू 2n + 1 टाइम्स λ/2 बनेगी, ठीक है ना। तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। देखो ध्यान से बताओ। तो अभी आगे और भी हैं नाम, इसी तरह से पढ़ते जाएंगे। तो कोई भी जनरल लिखना होगा तो बता लोगे ना। जैसे कोई कहेगा 7th मिनिमा, तो 7th मिनिमा के लिए डेल्टा x क्या होगा? क्यों भाई? 7th मिनिमा के लिए डेल्टा x 13 λ/2 13 λ/2 या फिर 6.5 लैम्डा। बताओ बाकी लोग, क्लियर है ये बात? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर interference of light waves is that the two waves must originate from two coherent sources। ब्रैकेट में लिख सकते हो sources having constant phase difference। ठीक है। The most important condition for interference of light waves is that the two waves must originate from two coherent sources। What is coherent sources? Sources which have constant phase difference। ठीक है। अब देखो था क्या कि साउंड वेव का इंटरफेरेंस, मतलब साउंड वेव है, ये तो बहुत पहले से ही पता था, बिकॉज साउंड वेव का इंटरफेरेंस ऑब्जर्व हो गया था। बट लाइट वेव्स का इंटरफेरेंस, मतलब लाइट के अंदर वेव कैरेक्टर है, लाइट इंटरफेरेंस भी शो करता है, ऐसा पता करने में बहुत टाइम लग गया, मोर देन 100 ईयर्स। तब तक ये बात पता ही नहीं थी कि लाइट के अंदर वेव कैरेक्टर है। रीजन क्या था? रीजन ये था कि लाइट के अंदर प्रॉपर्टी ये है कि लाइट वेव्स का इंटरफेरेंस तभी पॉसिबल होगा जब दोनों वेव्स ऐसे सोर्सेज से आ रही हो जो कोहेरेंट सोर्सेज हों। अब प्रैक्टिकली क्या होता है कि प्रैक्टिकली दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज का मतलब है कि जस्ट सपोज दो लाइट बल्ब, दो कैंडल, तो दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज कभी भी कोहेरेंट नहीं होते हैं। टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज कैन नेवर बी कोहेरेंट। तो जिसकी वजह से अगर दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज ले रहे हैं, ठीक है ना, और उनसे इंटरफेरेंस करा रहे हैं, तो इंटरफेरेंस हो ही नहीं रहा है। मतलब समझना,
कि जैसे तुम्हारे कमरे में एक लाइट बल्ब जल रहा हो, एक लाइट बल्ब है, तो सपोज इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे आई नॉट है, तुम उसी पॉइंट पे एक और लाइट बल्ब जला दो सेम पोजीशन पे, तो इंटेंसिटी कितनी होगी? तो किसी कॉमन बंदे से पूछोगे, साधारण बात है, तो बोलोगे भाई 2I0 हो जाएगी। भाई पहले एनर्जी I0 थी, एक सोर्स की वजह से 2 सोर्स हो गए तो इंटेंसिटी 2I0 हो गई, इसमें कौन सी नई बात है? सो दिस इज नॉट इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में क्या होगा कि अगर 2 लाइट सोर्स हैं तो वो दोनों अगर कोहेरेंट हुए तो फिर हर जगह इंटेंसिटी अलग अलग आएगी। मतलब ऐसा होगा कि कहीं पे मैक्सिमा भी होगा, कहीं भी मिनिमा भी होगा। मतलब तुम ऐसे विजुलाइज करो कि कमरे में एक बल्ब जल रहा है तो हर जगह यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन है, 2 जल गए तो कहीं मैक्सिमम इंटेंसिटी, कहीं मिनिमम इंटेंसिटी है। बट ऐसा प्रैक्टिकली तो कभी देखा नहीं ना, क्योंकि 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेस कभी भी कोहेरेंट होते ही नहीं है। और यही रीजन था जिसकी वजह से इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स काफी सालों तक ऑब्जर्व ही नहीं हुआ, पता ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है। हाँ, यंग्स ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया, जिस एक्सपेरिमेंट को हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। उसने ही बोला कि दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस कोहेरेंट नहीं हो सकते, तो उसने क्या किया, सिंगल सोर्स को मल्टीपल सोर्सेज में स्प्लिट किया। तो क्या हुआ कि वो जो सेकेंडरी सोर्सेज थे, जैसे हाइगेन्स ने क्या बोला, हाइगेन्स ने बोला था कि एक ही वेवफ्रंट के जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं वो नए सोर्सेज की तरह बिहेव करेंगे। तो यंग्स ने वैसा सेटअप तैयार किया कि भाई एक ही सोर्स के हमने 2 डिफरेंट सोर्स तैयार किए और वो दोनों सोर्सेज का जो प्राइमरी सोर्स था वो सेम था। तो अगर ऐसा है तभी वो दोनों सोर्सेज कोहेरेंट सोर्सेज की कैटेगरी में आएंगे, अदरवाइज इंडिपेंडेंट सोर्सेज कभी भी कोहेरेंट नहीं होंगे। अब तुम पूछ सकते हो कि सर ऐसा क्यों है, तो इसको थोड़ा सा आइडिया मैं दे सकता हूँ क्योंकि है तो बहुत डिटेल वाली बात। जो लाइट का एमिशन है कैसे होता है, भाई जो लाइट एमिट हो रही है वो अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखें, एटॉमिक लेवल पे जाके देखें, तो लाइट कैसे एमिट हो रही है। तो तुमने पढ़ा होगा ना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, उसमें से वेवलेंथ निकलती है, फोटॉन्स निकल रहे हैं। तो वो जो फोटोन का जो ट्रांसमिशन है एक एटम में, तो देखो एक एटम में फोटोन का ट्रांसमिशन तब होता है जब एटम अपने हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में ट्रांजिट होता है। याद करो, इलेक्ट्रॉन जब हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आता है तब फोटोन एमिट होता है। अब अलग अलग के अलग अलग नाम थे, लाइमन बामर वगैरह ये सब पढ़ा है ना। तो वो जो फोटोन एमिट हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन पे डिपेंड कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन है वो 2 अलग अलग एटम में अगर कंपेयर करेंगे तो जरूरी नहीं है कि सेम टाइम पे हो, क्योंकि उसमें ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैन स्टे इन हायर एनर्जी ऑर्बिट फॉर अ मैक्सिमम लाइफ टाइम ऑफ 10⁻⁻8 सेकेंड्स। ये तुमने डेटा पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। तो 10⁻⁻8 सेकेंड इज मैक्सिमम लाइफ टाइम, बट उसके पहले भी नीचे आ सकता है। तो अगर उसके पहले नीचे आ गया किसी एटम में, दूसरे एटम में थोड़ा सा टाइम के बाद आया, तो दोनों में गैप हो गया, दोनों के फोटॉन्स जो है वो सेम फेज में नहीं आए। तो 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेज इसीलिए बोलते हैं कभी भी कोहेरेंट नहीं होंगे, ठीक है ना। तो इंडिपेंडेंट सोर्सेज में अगर हम इंटरफेरेंस कराएंगे तो क्या होगा, तो इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो इंटरफेरेंस नहीं होने का मतलब क्या होगा कि सिंपल एडिशन होगा। एक सोर्स का इंटेंसिटी I0 है, दूसरे सोर्स का इंटेंसिटी, एक सोर्स का I1 है, एक दूसरे सोर्स का I2 है, तो रिजल्टेंट विल बी I1 + I2, सिंपल एडिशन। अगर इंटरफेरेंस होगा तो क्या होगा, तो ऊपर जो फॉर्मूला लगा है वो होगा। डिपेंड करेगा कि फाई क्या है, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या है, पार्ट डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। तो ये समझ लो एक तरह से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरफेरेंस का, ठीक है ना। तो इसी में आगे लिख लेना, 2 इंडिपेंडेंट sources can never be coherent, hence to observe sustained interference pattern we must split a primary source into multiple coherent secondary sources, ठीक है। Two independent sources can never be coherent,
and for interference we must split a primary source into multiple coherent secondary sources. तो ऐसा करना है ये पता ही नहीं था किसी को, तो यंग्स ने सबसे पहले ऐसा कर पाया सक्सेसफुली। और यंग्स ने क्या किया, और पहली बार यंग ने किया, उसके बाद फिर तो बहुत सारे लोगों ने अपने अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। यंग्स का जो एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंट कहलाता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, कहलाता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो उसमें क्या होता है कि उसमें एक प्राइमरी सोर्स होता है, तो सपोज ये प्राइमरी सोर्स हो गया, ठीक है, और उस प्राइमरी सोर्स के सामने सपोज कर लो कि एक बड़ी सी हमने कार्ड शीट रख दी है, एक कार्ड शीट है जिससे उसको ब्लॉक कर दिया है लाइट को, ठीक है, और उस कार्ड शीट के दूसरी तरफ ऑन दी अदर हैंड देयर इज अ स्क्रीन जहां पे हम लोग इंटरफेरेंस या रिजल्टेंट इंटेंसिटी को ऑब्जर्व करेंगे। तो उसने क्या किया कि जो पहली वाली कार्ड शीट थी उसमें उसने दो सोर्सेस क्रिएट किए। अब दो सोर्सेस कैसे क्रिएट किए, तो दो सोर्सेस क्रिएट कर सकते हैं सिंपली होल करके। अगर हम इस कार्ड शीट में, ये जो बीच में कार्ड शीट लगी हुई है, इसमें सिंपली दो होल कर दें तो वो दो होल से लाइट आएगी, प्राइमरी सोर्स सेम रहेगा लेकिन ये दोनों क्या बन जाएंगे, सेकेंडरी सोर्सेज। तो वो होल्स वो कहला सकता है डबल होल एक्सपेरिमेंट। लेकिन ये डबल स्लिट है, और स्लिट और होल में फर्क है, ये भी ध्यान रखना इस चैप्टर में। स्लिट और होल में फर्क है, बताओगे क्या फर्क है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ स्लिट एंड अ होल? क्यों भाई? सर मे बी होल से जब लाइट निकलेगी तो स्फेरिकली निकलेगी और स्लिट से मोस्टली स्ट्रेट निकलेगी। स्लिट, सपोज तुम्हें स्लिट डिजाइन स्लिट बनाना है, उसमें होल बनाने के लिए क्या करोगे, तो होल बनाने के लिए हम लोग सपोज करेंगे कि वो जो कार्ड शीट है उसमें हम लोग नीडल से प्रिक कर देते हैं, एक बार एक बहुत पतला नीडल लेते हैं और उस नीडल से होल बना देते हैं। स्लिट का मतलब होगा कि सपोज तुम एक ब्लेड लो और उस ब्लेड से उस शीट के ऊपर एक लॉन्ग कट लगाओ, एक लीनियर कट, लॉन्ग कट। तो ब्लेड से जो कट लगाएंगे हम, उससे जो एक तरह से होल क्रिएट होगा, वो होल सर्कुलर नहीं होगा, वो होल होगा एक तरह से रेक्टेंगुलर। तो उस रेक्टेंगुलर होल को हम लोग स्लिट बोलते हैं, ध्यान रहेगा। तो डायग्राम बनाने में बहुत केयरफुल रहना, मतलब स्लिट बना रहे हैं तो ऐसे ही बनाओगे जैसे मैंने बनाया हुआ है, दो डैश लाइन बनाई हुई है, मतलब ये होल नहीं है। अगर होल होता तो मैं वहां पे सर्कुलर बना देता, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी जगह फर्क नहीं पड़ेगा बट कहीं कहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो इट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो इसमें होता क्या है, इसमें अगर हम अब हाइगेन्स थ्योरी से जाएं तो हाइगेन्स थ्योरी ये कहती है कि प्राइमरी सोर्स से वेवफ्रंट एमिट होंगे, और ये वेवफ्रंट जब S1 S2 पे पहुंचेंगे तो S1 S2 विल बिहेव एज सेकेंडरी सोर्सेज। अब हम क्या करेंगे, अब हम किसी भी पॉइंट पे, सपोज पॉइंट P पे देखेंगे कि पॉइंट P पे सोर्सेज कौन कौन सी वेव आ रही है। तो पॉइंट P पे एक वेव S1 से आ रही है और एक वेव S2 से आ रही है, तो दोनों के बीच में क्या हो सकता है, इंटरफेरेंस हो सकता है, क्योंकि दोनों सोर्सेज कोहेरेंट हैं। क्यों कोहेरेंट है? क्योंकि उनका प्राइमरी सेम है। तो फर्स्ट टाइम ऐसा यंग कर पाया था, हाँ बस यंग ने किया, उसके बाद तो फिर बहुत सारे लोगों ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। सर हाँ बोलो। सर हम लोगों ने होल क्यों नहीं लिया और स्लिट ही क्यों लिया केवल? तो होल लेके भी कर सकते हैं, मैं बता दूंगा लास्ट में कि होल होगा तो कहाँ कहाँ पे चेंजेस आएंगे, ठीक है ना। ठीक सर। वो तो एक्सपेरिमेंट डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था इसलिए हम लोग स्लिट ले रहे हैं, होल लेंगे तो भी इंटरफेरेंस होगा। ठीक सर। अच्छा ये बताओ कि पॉइंट डी में ये जो हम लोगों ने होल्स बनाए हैं या स्लिट बनाया हुआ है, तो इसके पीछे क्या पर्पस था, क्यों ऐसा किया है, ये क्लियर है? क्यों भाई? कि ताकि कोहेरेंट दो हो जाए सोर्सेस सोर्सेस। बन जाए। इससे कोहेरेंट सोर्सेज बन जाए, ये बात दिमाग में क्लियर है। अब क्या हुआ कि अब बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरह से उसको कोहेरेंट बनाया। कैसे बनाया, तो वो मैं देख लेता हूँ, डायग्राम है हमारे पास।
ठीक है, जैसे एक एक्सपेरिमेंट ये था, एक एक्सपेरिमेंट ये था, ये एक्सपेरिमेंट कहलाता है लॉयड्स मिरर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, लॉयड ने क्या किया कि सिंपली एक प्लेन मिरर लिया और एक प्राइमरी सोर्स लिया। देखो ध्यान से, ये प्लेन मिरर है, डायग्राम देखना ध्यान से, ये मिरर है और एक सोर्स लिया उसने। तो क्या हुआ कि पॉइंट पी पे, यहाँ पे जैसे कोई पॉइंट ले लेते हैं, सपोज दिस इज पॉइंट एम जहाँ पे बना हुआ है, पॉइंट एम जो बना हुआ है, अब तुम ध्यान से देखो पॉइंट एम पे क्या लाइट, डायरेक्ट लाइट भी जा रही है और लाइट रिफ्लेक्ट होके भी जा रही है। तो पॉइंट एम पे तो ऐसा लग रहा है ना कि एक वेव आ रही है सोर्स 1 से और एक वेव आ रही है सोर्स 2 से, भले ही वहां पे वर्चुअल सोर्स है, सोर्स 2 पे रियल सोर्स नहीं है, रियल सोर्स तो 1 ही है, लेकिन क्या है कि ऐसा तो लग रहा है ना कि एक लाइट वेव 2 से आ रही है और एक लाइट वेव 1 से आ रही है और इन दोनों के बीच में इंटरफेरेंस हो रहा है। इट इज जस्ट लाइक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो ये मल्टीपल सोर्सेज क्रिएट करने का दूसरा तरीका हो गया। सो दिस एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड लॉयड्स मिरर एक्सपेरिमेंट। इसको भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, बट यहाँ पे मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि यहाँ भी पॉइंट वही है कि हमें प्राइमरी सोर्स को स्प्लिट करना है किसमें, मल्टीपल सोर्सेज में। तो ये बात क्लियर है कि यहाँ पे मल्टीपल सोर्सेज में कैसे क्रिएट हुआ, क्यों भाई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दिस वाज लॉयड्स मिरर एक्सपेरिमेंट। और एक एक्सपेरिमेंट था, this is called Bilet's lens interference। तो बता सकते हो डायग्राम देख के कि यहाँ पे कैसे सोर्सेस क्रिएट किए हैं। यहाँ पे क्या किया है कि ये दो लेंसेज लिए हैं, ध्यान से देखो, लेंसेज को हमने, नहीं लेंस तो एक ही है एक्चुअली, लेंस एक ही था, उस लेंस को बीच में से कट कर दिया है और कट करने के बाद उसके जो दोनों पार्ट हैं वो थोड़ा थोड़ा सेपरेट कर दिए हैं और सेपरेट करने के बाद उसका जो बीच वाला पोर्शन है उसको हम ब्लॉक कर देते हैं, यानी कि बीच वाले पोर्शन से कोई भी लाइट आगे नहीं जाए। तो आगे जो भी लाइट जा रही है वो कहाँ से जा रही है, ध्यान से देखो, आगे जो भी लाइट प्रोपोगेट हो रही है वो कहाँ से हो रही है, वो लेंस का एक पार्ट हो गया लेट्स से L1 और लेंस का दूसरा पार्ट हो गया L2। तो ये वाला पॉइंट हो गया प्राइमरी सोर्स और S1 S2 क्या बन जाएंगे, ध्यान से देखो, S1 S2 बन जाएंगे इसके सेकेंडरी सोर्सेस। और आगे जो लाइट जा रही है तो ऐसा लगेगा यहाँ पे इस रीजन में ऐसा लगेगा कि ये जो लाइट है वो कहाँ से आ रही है, वो S1 S2 से आ रही है। तो S1 S2 स्प्लिट हो गए। क्लियर है? इस डायग्राम में भी बेसिक पॉइंट फिर से वही है कि हमें सिंगल सोर्स को कन्वर्ट करना है किसमें, मल्टीपल सोर्सेज में। सो दिस एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड बाइलेट्स लेंस इंटरफेरेंस। देख लो एक बार, ड्रॉ करना है तो ड्रॉ कर लो। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इज, दिस इज कॉल्ड फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। तो ये एक्सपेरिमेंट भी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव का एक्सपेरिमेंट है। तो यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो अपने आप, इस सोर्स S को मल्टीपल सोर्सेज में कैसे कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पे हमने मल्टीपल सोर्सेज को कन्वर्ट किया, मल्टीपल सोर्सेज में कन्वर्ट किया है यूजिंग 2 डिफरेंट प्रिज्म। अब ऐसे बोल सकते हो कि 2 थिन प्रिज्म लेके हमने उनको बेस से ज्वाइन कर दिया है, एक प्रिज्म ये हो गया, एक प्रिज्म ये हो गया, तो इन दोनों को हमने बेस पे ज्वाइन कर दिया है। या तो तुम ऐसे बोल सकते हो, या तुमने इस तरह का प्रिज्म लिया है जिसका ये जो प्रिज्म एंगल है ये वेरी लार्ज है, 178 डिग्री 170 डिग्री, जिससे ये दोनों एंगल स्मॉल हो जाए।
क्योंकि थिन प्रिज्म लेने से क्या होगा कि उसमें कैलकुलेशन हम लोग कर पाएंगे। याद करो थिन प्रिज्म का वो बनाया था ना ऑब्जेक्ट इमेज, तो थिन प्रिज्म का जो इमेज बनता है वो ऑब्जेक्ट से थोड़ा ऊपर बनता है, निकाला भी था ये डिस्टेंस कितना होता है। तो ये हो गया एक तरह से ऑब्जेक्ट, और S1 S2 हो गए दो इमेज। तो आगे जो लाइट जा रही है, ये जो वेव्स बनी हुई हैं, तो आगे लाइट जो जा रही है उसमें तो ऐसा लग रहा है कि लाइट कहाँ से आ रही है, ये लाइट S1 S2 से आ रही है, ठीक है ना, ये लाइट S1 S2 से आ रही है। और ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन पे हमको डिफरेंट इंटेंसिटी नजर आएगी। तो एक्चुअली यहाँ इस डायग्राम में तो वो बैंड्स बने भी हुए हैं, स्क्रीन पे हमको इस तरह से बैंड्स नजर आएंगे, कहीं कहीं पे ब्राइट होगा, कहीं डार्क होगा, कहीं ब्राइट होगा, कहीं मैक्सिमा है, कहीं मिनिमा है। तो इस तरह से ग्रेजुअली इंटेंसिटी चेंज हो रही होगी, ठीक है ना। मोर और लेस सभी का कैलकुलेशन सेम है, बेसिक्स हम लोग स्टडी करेंगे यंग्स डबल स्लिट में, बट मोर और लेस काम सब में सेम हो रहा है। ठीक है ना। सब बिलेट्स लेंस इंटरफेरेंस में हम लोग ने दोनों लेंस के बीच वाले पार्ट को ब्लॉक क्यों किया है? नहीं तो फिर 3 वेव हो जाएंगी ना, फिर स्क्रीन पे 3 वेव्स पहुंचने लगेंगी, S1 से भी, S2 से भी और S से भी। हम लोग हाँ। सिर्फ S1 S2 की लाइट रेज आगे पहुंचे हैं। ठीक है। ठीक है यहाँ तक। सर 2 ही सोर्स हो सकते हैं केवल? 3 सोर्सेस के साथ क्यों- भी हो सकता है, बस थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, हम लोग 2 के लिए करेंगे। नहीं सर, तो इसमें तो सोर्सेज लाइट, ये जो लाइट रेज ऐसे आ रही हैं, ये तो कहीं भी उस इंटरसेक्ट कर सकती है ना उससे, लेंस से। हाँ हाँ, सर बट जो बट उस ऐसा तो पॉइंट नहीं पे, है ना कि L1 लेंस के बहुत सारे इमेज बनेंगे। L1 वाले पार्ट से जितनी भी रेज रिफ्रैक्ट होंगी वो सारी S1 से पास होंगी या नहीं होंगी? सर S1 से क्यों पास होंगी सारी? S1 इमेज बन रहा है ना, इमेज कैसे बनता है ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनता है ये बताओ मुझे। यस सर, ठीक है। भाई यहाँ से जो लाइट रे निकली है वो इमेज से पास हो रही है, यहाँ से जो निकली वो भी इमेज से पास हो रही है। अब ये जो लाइट रे आगे जा रही है, ये तुम ध्यान से देखो कि आगे स्क्रीन के लिए तो ये लाइट S1 से आ रही है ना, यस सर, ठीक है। ऐसे ही S2 से भी आ रही है। अब जिस रीजन में दोनों से आ रही है उसको हम बोल रहे हैं इंटरफेरेंस, वहां पे इंटरफेरेंस हो रहा होगा। जहां ठीक सर, सोर्स की लाइट है वहां कोई इंटरफेरेंस नहीं, जहां दोनों से आ रही है वो इंटरफेरेंस है। ठीक सर। ठीक है। क्लियर है, नोट कर लिया है। तो आगे हमको यही देखना है सबसे पहले, तो इसी का हेडिंग डाल लेते हैं, दैट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो देखना ध्यान से क्या हो रहा है। सपोज हमने यहाँ पे 2 डिफरेंट स्लिट्स बना लेते हैं। स्लिट्स हो गई S1 S2, और यहाँ पे सपोज ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, या ऐसे कह लो कि प्राइमरी सोर्स रखा हुआ है पॉइंट S पे, ठीक है। और हमको इंटरफेरेंस ऑब्जर्व करना है सामने की स्क्रीन पे, और स्क्रीन का डिस्टेंस स्लिट प्लेन से D एज्यूम कर लेते हैं। दोनों स्लिट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको स्मॉल d ले लेते हैं, और इस सेंटर वाली लाइन को आगे बढ़ा दो। अब क्या होगा कि स्क्रीन के अलग अलग पॉइंट्स पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी अलग अलग आएगी, तो उसको मेजरमेंट उसका करने के लिए हम स्क्रीन का ये वाला पॉइंट y = 0 बोल देते हैं, सेंटर ऑफ स्क्रीन हो गया।
ठीक है, अब देखना ध्यान से, एक लाइट रे P पॉइंट पे S2 से आ रही है और एक लाइट रे P पॉइंट पे S1 से आ रही है, और ये दोनों लाइट रेस P पॉइंट पे इंटरफेयर होंगी। ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन ये होती है कि जो कैपिटल D है वो स्मॉल d से काफी बड़ा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर ये काफी बड़ा नहीं होगा तो ये जो दो वेव्स मैंने बनाई हैं ये सेम डायरेक्शन वाली वेव्स नहीं बनेगी। मतलब जैसे जो डायग्राम मैंने बनाया है सामने, इस डायग्राम में तुम बोल सकते हो ना कि सर इसका डायरेक्शन अलग है, इसका डायरेक्शन अलग है, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है ना। बट मैं फिर ये बोलूंगा कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होल्ड होती है, कैपिटल डी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल डी, तो तुम्हें लगेगा कि ये दोनों वेव्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पैरेलल है। क्यों बताओ ये बात? ऐसे सपोज करो कि ये वैल्यू दी हुई है 1 मीटर और ये वैल्यू दी है 1 मिलीमीटर, स्मॉल डी 1 मिलीमीटर है और कैपिटल डी 1 मीटर है, तो उस केस में क्या ये लाइट रे और ये लाइट रे ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएगी? बताओ। और ये पॉइंट हम ज्वाइन कर देते हैं सेंटर पॉइंट से, देखो ध्यान से। तो अगर कैपिटल डी स्मॉल डी से काफी बड़ा है तो ये तीनों लाइंस, मैंने 3 लाइन ड्रॉ कर दी, ये तीनों लाइन ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएंगी। इस एंगल को थीटा बोल देते हैं। तो अगर हमें P पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालनी है तो हमें पता करना होगा P पॉइंट पे दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस क्या है, और फेज डिफरेंस निकालने से पहले हमको चाहिए पाथ डिफरेंस। तो क्या दोनों का पाथ लेंथ अलग अलग है, इसका S1P है और इसका S2P है, तो पाथ डिफरेंस क्या लिखोगे P पॉइंट पे? व्हाट इज पाथ डिफरेंस एट पॉइंट P? क्यों भाई बताओ? पाथ डिफरेंस एट पॉइंट P, तो डेल्टा x की वैल्यू होगी S2P माइनस S1P। देखो होगा या नहीं होगा? और S2P माइनस S1P कैसे निकालें? तो उसके लिए देखो मैं एक दूसरा डायग्राम बनाता हूं। ये S1 है, ठीक है, और ये S2 है, ठीक है, और ये दोनों वेव्स जो हैं ये P पॉइंट की तरफ जा रही हैं, टू पॉइंट P। ठीक है, और ये वाला एंगल थीटा बनेगा। एक्चुअली क्या होगा कि तीनों लाइंस पैरेलल होंगी तो तीनों ही थीटा बनाएंगी। अब ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस d है। अब S2P माइनस S1P निकालना है तो उसके लिए हम S1 से S2 पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। तो ध्यान से देखना, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो जाएगा आगे वाला, तो जो डिफरेंस आएगा दोनों में वो ये वाली लेंथ आएगी। देखो ध्यान से, और ये लेंथ बन जाएगी d, अगर ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा, और ये लेंथ होगी d साइन थीटा। ये बताओ पहले तो ये स्टेप क्लियर है या नहीं? ये जो लाइन बनाई हुई है ना S2P S1P, ऐसे तो ये तुम्हें एंगल पे नजर आ रही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर स्मॉल d बहुत छोटा है तो स्मॉल d बहुत छोटा होने की कंडीशन में ये दोनों ऑलमोस्ट पैरेलल होंगी। अब दो पैरेलल रेज हैं, या ऐसे कह लो कि दो पैरेलल स्ट्रेट लाइन है, हमें दोनों के बीच में लेंथ में डिफरेंस निकालना है, तो क्या करोगे? तो लेंथ में डिफरेंस, उधर तो दोनों सेम ही है, P पॉइंट पे जा रही है, इधर ही डिफरेंस है जो भी है, तो डिफरेंस को हम लोग थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये डिफरेंस d साइन थीटा आएगा। ध्यान से देख लो कैसे आया, कोई डाउट है बताओ? और S2P माइनस S1P इसको हम लोग लिखेंगे इक्वल टू d साइन थीटा, तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी। पाथ डिफरेंस एट पॉइंट P।
कोई डाउट नहीं यहाँ तक? डायग्राम दिख रहा है? और बड़ा कर ले। ये चलो अभी बाद में एक्सप्लेन कर देंगे, पहले ये देख लो। S2P माइनस S1P d साइन थीटा है। अब हम यहाँ पे एक कंडीशन ये लगाएंगे, इफ थीटा इज स्मॉल, थीटा की वैल्यू अगर स्मॉल है तो इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट है y इक्वल टू y, तो थीटा स्मॉल की कंडीशन में साइन थीटा को हम अप्रोक्सीमेटली tan थीटा लिख सकते हैं, और tan थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल में तुम देखो ध्यान से तो y अपॉन कैपिटल D आ जाएगी, आएगी। तो डेल्टा x एट पॉइंट P, जिसको हम लोगों ने अभी d साइन थीटा लिखा था, तो इट विल बिकम इक्वल टू y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। इसको मैं इक्वेशन 2 कर देता हूँ, ठीक है ना। ये इस कंडीशन के हिसाब से आई है व्हेन थीटा इज स्मॉल। अब हमें ये पता करना है कि कौन कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम इंटेंसिटी है, कौन कौन से पॉइंट पे मिनिमम इंटेंसिटी है। तो हम नीचे लिख सकते हैं कि फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में क्या होगा, डेल्टा एक्स की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, बताया था अभी, जनरल वैल्यू। तो डेल्टा एक्स की जनरल वैल्यू है एन लैम्डा, और डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई है, यहाँ पे आई है वाई डी अपॉन डी। तो यहाँ से वाई की वैल्यू निकालोगे तो आएगी एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, देखो। और ये वो वाई कोऑर्डिनेट्स आएंगे जहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी है, और मैक्सिमम इंटेंसिटी को यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम लोग एक और नाम बोलते हैं, दे आर कॉल्ड पोजीशंस ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, पोजीशंस ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। ब्राइट फ्रिंज मतलब मैक्सिमा। कौन कौन से वाई आएंगे तो ध्यान से देखो, 0 आएगा, फिर कॉमा, प्लस माइनस लैम्डा डी बाई डी, प्लस माइनस 2 लैम्डा डी बाई डी, प्लस माइनस 3 लैम्डा डी बाई डी। तो इन सारी लोकेशंस पे, इन सारी लोकेशंस पे इनको हम पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा भी बोल सकते हैं, या फिर इनको ब्राइट फ्रिंजेस भी बोल सकते हैं। देखो ध्यान से, positions of maxima or positions of bright fringes. Similarly, for destructive interference, destructive interference के लिए डेल्टा एक्स की वैल्यू 2n+1 टाइम्स लैम्डा बाई 2 बनेगी। तो इसको भी हम वाई डी अपॉन डी के इक्वल करेंगे, तो यहाँ से वाई डार्क फ्रिंज आएगा, वाई डार्क फ्रिंज आएगा 2n+1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2d। तो इनको हम बोलेंगे दे आर पोजीशंस ऑफ डार्क फ्रिंजेस। कौन कौन सी पोजीशन आएंगी अगर लिखें तो y की वैल्यू आएगी, देखो ध्यान से, प्लस माइनस लैम्डा डी बाई डी, प्लस माइनस लैम्डा डी बाई 2d, फिर प्लस माइनस
3 lambda d by 2d plus minus 5 lambda d by 2d and so on. देखो तो ये बनेंगी पोजीशंस ऑफ मिनिमा, या फिर इन्हीं को बोलते हैं हम लोग डार्क फ्रिंजेस, पोजीशंस ऑफ मिनिमा और डार्क फ्रिंजेस। और ध्यान से देखोगे तो ये पीरियोडिकली आ रही हैं, मतलब एट रेगुलर डिस्टेंस ये आ रही हैं। दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस, दो डार्क फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस बिल्कुल फिक्स है। सर हाँ बोलो। सर जो हम लोगों ने ऊपर मिनिमा का जनरल फॉर्मूला निकाला था सर डेल्टा एक्स के लिए, हाँ सर उसमें पहला आया था लैम्डा बाय 2, हाँ और सर हम लोगों ने लिख दिया फॉर्मूला 2n + 1 लैम्डा बाय 2। सर ये 2n - 1 लैम्डा बाय 2 नहीं होना चाहिए? 2n - 1 लिख लो, मेरी आदत +1 की पड़ी हुई है तो +1 ही लिख देता हूँ। -1 भी चलेगा तो बिल्कुल। वो तुम पहला लैम्डा बाय 2। n की वैल्यू कहाँ से याद कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है ना। अच्छा यस, तो सर मतलब हम लोग 0 से ले रहे मतलब मैंने n = 0 से स्टार्ट किया है, इसलिए 2n + 1 ले लिया है। हैं। ओके सर यस सर। वहां भी 0 है और यहाँ भी 0 है, बट मतलब सिर्फ यही है कि ऑड नंबर होना चाहिए बस। यस सर। ठीक है, और यहाँ पे एक छोटा सा टर्म है जो डिफाइन करते हैं, कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। इसको हम W से या फिर बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज फ्रिंज विड्थ? तो इसको सिंपली बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन consecutive bright और dark fringes is called fringe width. Distance between consecutive bright और dark fringes is called fringe width. तो बताओगे fringe width W की वैल्यू क्या बनेगी? consecutive dark या consecutive bright के बीच का डिस्टेंस लैम्डा d by d। ये बनेगी लैम्डा D/d। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला है फ्रिंज विड्थ। नोट करो पहले, यहाँ तक बताओ। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, तो ये तब तो चलो मैथ्स हो गई। अभी तुम इसमें डायग्राम में देख सकते हो कि एक्चुअली हो क्या रहा है और हमको क्या दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना। अब देखो एक प्राइमरी सोर्स है और उस प्राइमरी सोर्स से वेव्स निकल रही हैं, ये S1 S2 सेकेंडरी सोर्सेज हो गए, तो इनसे भी वेव्स निकल रही हैं। ठीक है ना। अब देखो होगा क्या, ये जो वेवफ्रंट बनाए हुए हैं, तो क्या होगा कि अगर एक वेवफ्रंट, ये वाले वेवफ्रंट हो गए लैम्डा वाले, तो या तो ये मैक्सिमम फेज रिप्रेजेंट कर रहे होंगे,
या पाई का फेज रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो अगर ये मैक्सिमम वाले इंटरसेक्ट होंगे तो फाई की वैल्यू वहां पे 0 हो जाएगी, 2 पाई होगी तो वहां पे मैक्सिमम मिलेगा। या अगर इन दोनों के बीच में पाई का फेज डिफरेंस हुआ तो वहां पे मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी। तो स्क्रीन पे हमको क्या दिख रहा है ना, यहाँ पे जैसे ये डायग्राम में बनाया हुआ है, देखो ध्यान से, ये वेव और ये जो दूसरी वाली वेव, एक जो ब्लू से बनी हुई है और एक जो ऑरेंज से बनी हुई है, ये हो गए अपोजिट में। अपोजिट में क्या होंगे कि एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो वहां पे डार्क नजर आएगा, मतलब ये डार्क बना हुआ है। डार्क का मतलब ब्लैक ही होगा, वो डायग्राम उसने अलग अलग कलर से बनाया हुआ है। ये एक्सपेरिमेंट सिंगल कलर से ही होगा, सिंगल वेवलेंथ से। तो ये कलर लाइट का कलर नहीं है, ये दो अलग अलग सोर्सेज बनाने के लिए अलग अलग कलर का दिखाया हुआ है। लाइट वेव एक ही वेवलेंथ की है। और जहां पे ये वाली सिचुएशन आएगी, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे क्या है कि दोनों सेम फेज में है, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 है। दिख रहा है ये नीचे वाला सर्कल? बोलो। तो ये ब्राइट बनेगा, तो स्क्रीन हमको यही नजर आएगी, ये जो बना हुआ है ना डार्क ब्राइट, स्क्रीन पे अगर हम देखेंगे तो हमको ये नजर आएगा। ऑल्दो ये एक्सपेरिमेंट नेकेड आईज से दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना, मतलब सिंपल सेटअप नहीं है इस एक्सपेरिमेंट का। तो मुझे नहीं लगता है स्कूल्स वगैरह में है इसका सेटअप, बट तुम आगे बीटेक में जाओगे तो जरूर देखने को मिलेगा। तो माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देती हैं ये फ्रिंजेस, क्योंकि इन फ्रिंजेस के बीच का जो डिस्टेंस है अगर निकालोगे तो ये जो लैम्डा डी बाई डी निकाला ना, इसका ऑर्डर बहुत कम आएगा। इसका जो ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर आएगा माइक्रोमीटर के आसपास। तो माइक्रोमीटर का गैप हमको नेकेड आइज से नहीं दिखाई देगा। तो उसके लिए क्या होता है कि उस स्क्रीन के उतने पोर्शन पे माइक्रोस्कोप लगा होता है। तो माइक्रोस्कोप से जब हम देखते हैं तो हमको इस तरह से बैंड्स नजर आते हैं, ब्राइट डार्क इस तरह के। इन्हीं को हम लोग बोल रहे हैं फ्रिंजेस, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि ये जो फ्रिंजेस की इंटेंसिटी होगी वो ये वाला फंक्शन आती है कॉस स्क्वायर का। तो इसलिए ये ग्राफ भी बना सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या होगी, तो वो ये वाला फंक्शन बनती है। जहां मैक्सिमम है, जहां ब्राइट है वहां मैक्सिमम है, इस तरह से, ठीक है ना। सर हाँ, सर जो बीच में ब्राइट है वो ज्यादा ब्राइट होते हैं क्या? बीच में जो ब्राइट है वो, जैसे इस डायग्राम में बीच में ज्यादा ब्राइट है और जो कोने में है वो कम ब्राइट है। एक्चुअली होता क्या ना कि एकदम बोला जाए तो थोड़ा सा फर्क पड़ता है, लेकिन क्या होगा ना कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सारे ब्राइट और सारे डार्क सेम इंटेंसिटी के होंगे। थोड़े बहुत डिस्टेंस में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस ब्राइट और इस ब्राइट की लोकेशन में जो डिफरेंस है वो इतना कम डिफरेंस है कि उस डिफरेंस पे इंटेंसिटी का डिफरेंस हम लोग परसीव कर ही नहीं पाएंगे। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सारे ब्राइट और सारे डार्क की इंटेंसिटी सेम होगी, ठीक है ना। ब्राइट ओके सर। वो डायग्राम में वो ऐसा बना हुआ है, वो सेम है सारे सेम कलर के, ठीक है ना। यस सर। ठीक है, तो आगे इंटेंसिटी का डिस्कशन फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एक बार फिर से सारी चीजें पढ़ लेना जरूर से, ठीक है।